आज हम क्लास 11 की मैथ की एक्सरसाइज 7.4 को मुकम्मल हल करेंगे। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमने फाइंड करना है 50C50। अब यहाँ पे C शो कर रहा है कम्बिनेशन को, और कम्बिनेशन का जनरल फार्मूला होता है NCR, और ये हमारे पास इक्वल होता है n का फैक्टोरियल बाय r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, यानी कि NCR इक्वल होता है n का फैक्टोरियल बाय r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। और इसको लिखने का मेथड ये होता है कि ऊपर n आ रहा है तो ऊपर हमने n का फैक्टोरियल लिख लेना है, नीचे r आ रहा है तो r का फैक्टोरियल लिख लिया, और ब्रैकेट में इस ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करना है और फिर फैक्टोरियल का साइन डाल लेना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 50C50। सॉल्यूशन में ऊपर 50 आ रहा है, ऊपर 50 का फैक्टोरियल लिख लिया, नीचे भी 50 आ रहा है तो नीचे भी 50 का फैक्टोरियल लिख लिया, और ब्रैकेट में इस ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके फैक्टोरियल का साइन डालना होता है। इसीलिए यहाँ पर ये आ गया 50 लिख लिया, माइनस नीचे 50 आ रहा था ये लिख दिया, और फिर ये फैक्टोरियल का साइन डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस 50 में से 50 को माइनस किया, 0 आ गया है। अब ये 50 का फैक्टोरियल इस 50 के फैक्टोरियल के साथ कैंसिल आउट हो गया है, ऊपर 1 बच गया उसको लिख दिया, और ये आ रहा है 0 का फैक्टोरियल। ये एक्सरसाइज 7.1 से पहले जो थ्योरी थी वहां पे हमने पढ़ा था, जो 0 का फैक्टोरियल है ये इक्वल होता है 1 के, तो इस 0 के फैक्टोरियल की जगह पे ये 1 पुट कर दिया, 1 को 1 पे डिवाइड किया, 1 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। इसमें दिया हुआ है 1000C0। सॉल्यूशन में ऊपर 1000 आ रहा है तो 1000 का फैक्टोरियल लिख लिया, नीचे 0 आ रहा है तो ये 0 का फैक्टोरियल लिख लिया, ब्रैकेट में इस ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके ये फैक्टोरियल का साइन डाल दिया। 1000 में से 0 को माइनस किया, 1000 आ गया है, फैक्टोरियल का साइन आ रहा था, फैक्टोरियल का साइन डाल दिया। 0 का जो फैक्टोरियल होता है ये इक्वल होता है 1 के, तो इसकी जगह पर ये 1 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 1 को 1000 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, 1000 का फैक्टोरियल आ गया है, ऊपर नीचे दोनों सेम कैंसिल आउट हो रहे हैं, 1 बच गया तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट है। इसमें दिया हुआ है 10C7। सॉल्यूशन में ऊपर 10 आ रहा है 10 का फैक्टोरियल, नीचे 7 आ रहा है 7 का फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में हमने ऊपर वाली वैल्यू में से इस नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके फिर फैक्टोरियल का साइन डालना होता है। ऊपर 10 नीचे 7 आ रहा है तो ये लिख दिया 10 माइनस 7 और फिर ये फैक्टोरियल का साइन। नेक्स्ट स्टेप में 10 में से 7 को माइनस किया, 3 का फैक्टोरियल आ गया है। अब ऊपर आ रहा है 10 का फैक्टोरियल और नीचे आ रहा है 7 का फैक्टोरियल। हम इस 10 के फैक्टोरियल को 7 के फैक्टोरियल तक ओपन कर लेंगे। जब 10 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 से पहले 9 आता है 9 लिख लिया, मल्टीप्लाई 9 से पहले 8 आता है 8 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई 8 से पहले 7 आता है 7 लिख दिया, इसको 7 पे स्टॉप कर दिया, साथ ये फैक्टोरियल का साइन आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 7 का फैक्टोरियल 7 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया, ऊपर 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 बच गया, इसको लिख दिया, और नीचे ये 3 का फैक्टोरियल ओपन कर दिया। जब 3 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। नेक्स्ट स्टेप में 10 9 8 को मल्टीप्लाई किया 7 20, 3 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, फिर 7 20 को 6 पे डिवाइड किया तो 120 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट है। इसमें दिया हुआ है 20C17। ऊपर 20 आ रहा है 20 का फैक्टोरियल, नीचे 17 आ रहा है 17 का फैक्टोरियल, ब्रैकेट में इस ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके फैक्टोरियल का साइन डाल दिया। 20 में से 17 को माइनस किया, 3 बच गया है, फैक्टोरियल आ रहा था साथ ये फैक्टोरियल का साइन डाल दिया। ऊपर आ रहा है 20 का फैक्टोरियल, नीचे आ रहा है 17 का फैक्टोरियल, तो हम इस 20 के फैक्टोरियल को 17 तक ओपन करेंगे। जब 20 का फैक्टोरियल ओपन किया, पहले 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 17 तक ओपन करके इधर ही स्टॉप कर दिया, तो साथ ये फैक्टोरियल का साइन भी आ गया।
नीचे 17 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल आ रहा है, ये लिख दिया। फिर ये 17 का फैक्टोरियल 17 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया है। ऊपर 20, 19, 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लिख दिया। नीचे जब 3 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये लिख दिया। 20, 19, 18 को मल्टीप्लाई किया तो ये आया 6840। 3, 2, 1 को मल्टीप्लाई किया 6 आया है। फिर 6840 को 6 पे डिवाइड किया तो 1140 आ गया है। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें गिवन दिया हुआ है 3nc रेशियो nc2 इज इक्वल टू 15:1 फाइंड n, और हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में जो गिवन दिया हुआ है पहले इसको सेम एज इट लिख लिया। फिर रेशियो का साइन खत्म करने के लिए जो रेशियो से पहले वाली वैल्यू है 3nc2 इसको ऊपर लिख लिया। रेशियो के साइन की जगह पर ये बाय का साइन आ गया क्वोशिएंट का। और जो रेशियो के बाद वाली वैल्यू है nc2 उसको डिवाइड में लिख लिया। इसी तरह से इक्वल में 15 पहले आ रहा है, इसको ऊपर लिख दिया, और रेशियो के बाद जो 1 आ रहा है उसे नीचे लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में अब दरमियान में आ रहा है इक्वल का साइन, हम इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिवाइड हो रहा है 3nc2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, nc2 डिवाइड हो रहा है ये सेकंड साइड पे जाके 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये लिख दिया 3nc2 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई nc2। अब यहाँ पे ये सी आ रहा है। अब ये जो NCR होता है इसका फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल बाय r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। यानी कि हम ऊपर वाली वैल्यू का फैक्टोरियल ऊपर लिखते हैं, नीचे वाली वैल्यू का फैक्टोरियल नीचे लिखते हैं। ब्रैकेट में ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करते हैं, फिर फैक्टोरियल का साइन डालते हैं। इसी तरह से ऊपर यहाँ पे आ रहा है 3n, तो ऊपर आ गया 3n का फैक्टोरियल, नीचे 2 आ रहा है 2 का फैक्टोरियल। ब्रैकेट में ऊपर 3n नीचे 2 आ रहा है, तो 3n में से 2 को माइनस किया और फिर ये फैक्टोरियल का साइन आ गया। इक्वल में 15 आ रहा है, इसको लिख दिया। और जब इसका फार्मूला ओपन करेंगे ऊपर n आ रहा है तो ऊपर n का फैक्टोरियल, नीचे 2 आ रहा है तो 2 का फैक्टोरियल। ब्रैकेट में ऊपर n नीचे 2 आ रहा है, ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को माइनस किया और फिर ये फैक्टोरियल का साइन डाल दिया। उसके बाद फिर हम इस 3n के फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। 3n आ रहा है, पहले 3n लिख लिया, फिर 3n में से एक माइनस किया तो 3n माइनस 1 आ गया। जब इसमें से एक और माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 3n माइनस 2। जैसे कि 7.1 में पढ़ा था, जब हम n का फैक्टोरियल ओपन करते थे सबसे पहले हम लिखते थे n, उसके बाद ये जो n लिखा है यानी कि जो वैल्यू इसमें से हम एक माइनस करते थे तो n माइनस 1 बन जाता था। और जब इसमें से हम एक और माइनस करेंगे यानी कि n माइनस 1 में से एक और माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा n माइनस 2। तो फिर यहाँ पे हम लिखते थे n माइनस 2, इस तरह से हम ओपन करते थे। इसी तरह से जब 3n का फैक्टोरियल ओपन करेंगे सबसे पहले 3n, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3n में से एक माइनस कर लिया, उसे नेक्स्ट ब्रैकेट में जब इसमें से एक और माइनस किया तो 3n माइनस 2 आ गया और इसको इधर ही स्टॉप कर दिया क्योंकि नीचे 3n माइनस 2 का फैक्टोरियल आ रहा है ना, तो ऊपर हमने 3n का फैक्टोरियल को 3n माइनस 2 के फैक्टोरियल तक ओपन कर दिया। इसी तरह से इस साइड पर इस n के फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, पहले n लिख दिया, फिर n में से एक माइनस किया n माइनस 1, इसमें से एक माइनस किया तो n माइनस 2 बन गया और इसको भी इधर ही स्टॉप कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में n माइनस 2 का फैक्टोरियल इस n माइनस 2 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट, 3n माइनस 2 का फैक्टोरियल इस 3n माइनस 2 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट, और ये 2 का फैक्टोरियल इस 2 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट। क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है इस साइड पे, सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। या फिर जब भी दरमियान में इक्वल का साइन हो, डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज सेम हो तो वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। इसी तरह से 2 का फैक्टोरियल 2 के फैक्टोरियल के साथ कैंसिल आउट हो गया। ऊपर 3n बच गया, इसको लिख दिया, 3n माइनस 1 बच गया, इसको लिख दिया। यहाँ से 15 इस n के साथ मल्टीप्लाई हुआ 15n और ये n माइनस 1 आ रहा है, इसको लिख दिया। उसके बाद फिर हम इस 15n को इस तरह लिख सकते हैं 5 इंटू 3n, क्योंकि जब 5 3n के साथ मल्टीप्लाई होगा 15n बन जाएगा। अब यहाँ पर ये 3n
इस 3n के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा है ना, तो ये दोनों कट जाएंगे। या फिर ये 3n मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में जाके जब इसको सेकंड साइड पे डिवाइड करेंगे तो तब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से 3n-1 बच गया, इसको लिख दिया। इस साइड से 5 और n-1 बच गया, इसको लिख दिया। फिर 5 को n से मल्टीप्लाई किया 5n, 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया -5। नेक्स्ट स्टेप में 5n आ रहा है, इसको लिख दिया। प्लस 3n इक्वल के सेकंड साइड पर गया -3n, -1 आ रहा है, इसको लिख दिया। और -5 सेकंड साइड पर गया +5। 5n में से 3n को माइनस किया 2n, 5 में से 1 माइनस किया 4। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया है। 4 को 2 पे डिवाइड किया 2 आ गया है, तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें गिवन दिया हुआ है NPR इज इक्वल टू 120, NCR इज इक्वल टू 20। फाइंड R, यानी कि हमने R की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने ये लिख लिया NCR मल्टीप्लाई R फैक्टोरियल इज इक्वल टू NPR। और एक्सरसाइज 7.4 से पहले इस थ्योरम का प्रूफ भी दिया हुआ है। जब हम NCR को R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास NPR के इक्वल आ जाता है, इसलिए थ्योरम की स्टेटमेंट लिख ली। नेक्स्ट स्टेप में इस NCR की जगह पर NCR की वैल्यू है 20, तो NCR की जगह पे 20 पुट कर दिया। और इस NPR की जगह पर NPR की वैल्यू 120 है, तो ये 120 पुट कर दिया। 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो 20 को सेकंड साइड पे डिवाइड कर दिया। 120 को 20 पे डिवाइड किया तो 6 आ गया। अब यहाँ पे आ रहा है R फैक्टोरियल, तो यहाँ पर भी हमने फैक्टोरियल बनाना है। अब ये जो 3 का फैक्टोरियल है ये हमारे पास इक्वल होता है 6 के, तो नेक्स्ट स्टेप में 6 की जगह पर ये 3 का फैक्टोरियल पुट कर दिया। अब फैक्टोरियल साइन से कैंसिल आउट हो गया, इस साइड से R और इस सेकंड साइड से 3 बच गया, ये R की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ N एंड R, यानी कि हमने N और R की वैल्यू फाइंड करनी है और ये गिवन दिया हुआ है। NCR इक्वल है 56 के और NPR इक्वल है 336 के। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने थ्योरम की स्टेटमेंट लिख ली, NCR मल्टीप्लाई R फैक्टोरियल इज इक्वल टू NPR के। नेक्स्ट स्टेप में इस NCR की जगह पर NCR की वैल्यू 56 है, ये 56 पुट कर दिया। और इस NPR की जगह पे NPR की वैल्यू है 336, तो ये 336 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 56 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया। फिर 336 को 56 पे डिवाइड किया तो 6 आ गया है। फिर ये जो 3 का फैक्टोरियल है ये इक्वल होता है 6 के, तो 6 की जगह पे 3 का फैक्टोरियल पुट कर दिया। अब फैक्टोरियल के साइन से कैंसिल आउट हो गया, इस साइड से R और सेकंड साइड से 3 बच गया, तो ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई 3। क्वेश्चन में हमने N और R की वैल्यू फाइंड करनी है ना, R की वैल्यू तो आ गई है। अब हम फाइंड करेंगे N की वैल्यू। N की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले ये NPR इक्वल है ना 336 के, ये लिख लिया, NPR इज इक्वल टू 336। नेक्स्ट स्टेप में हम इस R की जगह पे R की वैल्यू 3 आई है, तो R की जगह पर ये 3 पुट कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आ रहा है P शो करता है परमुटेशन को, और परमुटेशन का जनरल फार्मूला होता है NPR इज इक्वल टू N का फैक्टोरियल बाय N माइनस R का फैक्टोरियल। अब हमने एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ा था NPR इक्वल होता है N का फैक्टोरियल बाय N माइनस R का फैक्टोरियल, यानी कि ऊपर N आ रहा है तो ऊपर हम N का फैक्टोरियल लिखते हैं और नीचे हम इस ऊपर वाली वैल्यूम से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके फिर हम फैक्टोरियल का साइन डालते हैं। इसी तरह से यहाँ पर है NP3, ऊपर N आ रहा है तो ऊपर N का फैक्टोरियल और नीचे ऊपर वाली वैल्यूम से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके फिर हम फैक्टोरियल का साइन डालेंगे। ऊपर N और नीचे 3 आ रहा है तो ये आ गया N-3 और फिर ये फैक्टोरियल का साइन आ गया। ऊपर N का फैक्टोरियल आ रहा है, इस N के फैक्टोरियल को हम N-3 के फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे। N का फैक्टोरियल जब ओपन करेंगे पहले
n में से एक माइनस किया n-1 आ गया है, और जब n-1 में से हमने एक और माइनस किया तो n-2 आ गया है। जब n-2 में से एक माइनस किया तो n-3 आ गया है, और इसको इधर ही स्टॉप कर दिया तो इसके साथ ये फैक्टोरियल का साइन आ गया। नेक्स्ट स्टेप में n-3 का फैक्टोरियल n-3 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया है। n-1 n-2 बच गया, इसको लिख दिया है। इक्वल में आ रहा है 336, उसको लिख दिया। अब हम 336 को इस तरह लिख सकते हैं 8 × 7 × 6। नेक्स्ट स्टेप हम इनको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू n और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 8 आ रही है, तो n हमारे पास इक्वल आ गया 8 के, ये n की वैल्यू आ गई। अगर आप सेकंड ब्रैकेट को सेकंड के साथ कंपेयर करना चाहें तो यहाँ पे सेकंड वैल्यू है n-1 और इस साइड पर सेकंड वैल्यू है 7। फिर नेक्स्ट स्टेप में n = 7, -1 सेकंड साइड पे जाएगा +1, 7 + 1 8, तब भी आंसर 8 आएगा। तो आप लोग फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से कंपेयर कर लो, या सेकंड को सेकंड से, या थर्ड को थर्ड से, आंसर सेम आएगा। इसलिए यहाँ से फर्स्ट वैल्यू n है, इसको लिख दिया, और इस साइड से फर्स्ट वैल्यू 8 आ रहा है, इसको लिख दिया। ये n की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। इसमें गिवन दिया हुआ है n-1 CR-1 रेशो NCR रेशो n+1 CR+1 इज इक्वल टू 1:3:7, और हमने n और r की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्यूशन में सबसे पहले अब यहाँ पे ना 3 वैल्यूज दी हुई है रेशो में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले हम ये फर्स्ट 2 वैल्यूज लेट कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है n-1 CR-1, इसको लिख दिया। रेशो सेकंड वैल्यू है NCR, इसको लिख दिया। इक्वल में अब यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म्स लिखी है ना, तो इक्वल में भी हम फर्स्ट 2 टर्म्स ले लेंगे। यहाँ पे 1:3, इसको लिख दिया। अब दरमियान में इक्वल का साइन या प्रोपोर्शन का साइन हो और दोनों साइड पर रेशियो वाली टर्म हो, तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए एक थ्योरम होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि मीन का प्रोडक्ट इक्वल होता है एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के। अब मीन इसमें होती है दरमियान वाली वैल्यू। अब ये 1 और जो NCR आ रहा है ये इसके मिड में आ रहा है, ये इसका मीन है। और जो एक्सट्रीम होता है ये रेशियो में लास्ट टर्म, जैसे लास्ट में 3 और इस साइड पे लास्ट में n-1 CR-1 आ रहा है, ये दोनों एक्सट्रीम है। अब इस साइड पर ना प्रोडक्ट ऑफ मीन, इसका मतलब हमने मीन वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। एक 1 आ रहा है और एक NCR आ रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा NCR के साथ। इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम में एक तो ये 3 आ रहा है, 3 लिख लिया, मल्टीप्लाई, और एक ये वैल्यू आ रही है n-1 CR-1, ये लिख लिया n-1 CR-1। उसके बाद 1 को NCR से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास NCR आ गया है। हम इसका फार्मूला ओपन कर देंगे। ऊपर n आ रहा है, n का फैक्टोरियल लिख दिया, नीचे r आ रहा है, r का फैक्टोरियल लिख दिया, और ब्रैकेट में हम इस ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके फिर हम फैक्टोरियल का साइन डालते हैं। ऊपर n नीचे r आ रहा है, n-r लिख के फिर ये फैक्टोरियल का साइन डाल दिया। इस साइड पर 3 आ रहा है, इसे लिख दिया, और जब इसका फार्मूला ओपन करेंगे ऊपर है n-1 तो n-1 का फैक्टोरियल, नीचे r-1 है, r-1 का फैक्टोरियल। ब्रैकेट में हम इस ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके फिर फैक्टोरियल का साइन डालते हैं। ऊपर n-1 आ रहा है, इसको लिख दिया। जब उसमें से इस नीचे वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, +r की जगह पे -r और -1 की जगह पे +1 आ गया, और फिर ये फैक्टोरियल का साइन डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में +1 -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 n-1 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा तो ये लिख दिया 3 × n-1 का फैक्टोरियल। नीचे r-1 का फैक्टोरियल आ रहा है, इसे लिख दिया। -1 + 1 से कैंसिल आउट हो गया तो ये n-r और फैक्टोरियल का साइन, तो ये लिख दिया n-r का फैक्टोरियल। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इस r के फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। जब r का फैक्टोरियल ओपन करेंगे, पहले r लिख दिया, r में से एक माइनस किया तो r-1 आ गया, इसको इधर स्टॉप कर दिया, साथ ही फैक्टोरियल का साइन आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में जब दरमियान में इक्वल का साइन हो, जब डिनोमिनेटर में 2 सेम वैल्यूज हो तो वो भी आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, और नोमिनेटर में 2 सेम वैल्यूज हो तो वो भी आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। अब यहाँ पे ऊपर आ रहा है n-1 का फैक्टोरियल और इस साइड पर भी n-1 का फैक्टोरियल आ रहा है, तो n-1 का फैक्टोरियल इस n-1 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे r-1 का फैक्टोरियल
इस r माइनस वन के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट, n माइनस आर का फैक्टोरियल इस n माइनस आर के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 3 बच गया, इसको लिख दिया। सेकंड साइड पे ऊपर n और नीचे r बच गया है, तो ये लिख दिया n बाय r। अब ये r डिवाइड हो रहा है, ये सेकंड साइड पे 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो n हमारे पास इक्वल आ जाएगा r 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3r के, तो n इक्वल आ गया 3r के, और ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है। उसके बाद फिर पहले हमने इस साइड से फर्स्ट टू वैल्यूज और इस साइड से फर्स्ट टू वैल्यूज को लिया था, अब हम लास्ट टू वैल्यूज को लेंगे। यहाँ पे लास्ट टू वैल्यूज ये है NCR रेशियो n+1 CR+1, तो ये लिख दिया NCR रेशियो n+1 CR+1, और इस साइड पे लास्ट टू वैल्यूज ये हैं 3:7, तो ये लिख दिया 3:7। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। मीन पे एक ये वैल्यू 3 है और एक ये आ रहा है n+1 CR+1, इनका हम इस मीन वाली वैल्यू को मीन वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सट्रीम पे 7 और इस साइड पे एक्सट्रीम पे आ रहा है NCR, तो हम इस एक्सट्रीम वाली वैल्यू को इस एक्सट्रीम वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस साइड पे प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन पे एक 3 आ रहा है और n+1 CR+1 आ रहा है, इनको लिख लिया। इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पे 7 NCR आ रहा है, तो 7 को NCR से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में 3R था, 3 लिख दिया और इसका फार्मूला ओपन कर दिया। ऊपर n+1 आ रहा है, n+1 का फैक्टोरियल, नीचे r+1 आ रहा है, r+1 का फैक्टोरियल। ब्रैकेट में ऊपर वाली वैल्यूम से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके फिर फैक्टोरियल का साइन डालते हैं। ऊपर n+1 आ रहा है, इसको लिख दिया। इसमें से जब इस नीचे वाली वैल्यू r+1 को माइनस करेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए इन दोनों के साइन चेंज करके लिख दिए। और इस साइड पर 7 आ रहा है, इसको लिख दिया। जब इसका फार्मूला ओपन किया, ऊपर n आ रहा है, n का फैक्टोरियल, नीचे r आ रहा है, r का फैक्टोरियल। n में से r को माइनस किया, n माइनस r का फैक्टोरियल आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 3 को n+1 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू n+1 का फैक्टोरियल। r+1 का फैक्टोरियल आ रहा है, इसको लिख दिया। -1 + 1 से कैंसिल आउट हो गया, n माइनस r फैक्टोरियल बच गया, इसको लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इस n+1 के फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। 3 आ रहा है, 3 लिख दिया। जब इस n+1 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे, सबसे पहले n+1 लिख दिया, और जब इस n+1 में से एक माइनस किया तो n बच गया, n लिख दिया। क्योंकि जब हम n+1 में से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास n बच जाएगा, क्योंकि -1 + 1 से कैंसिल आउट हो गया। n लिख दिया और इसको इधर ही स्टॉप कर दिया, तो साथ ये फैक्टोरियल का साइन आ गया। फिर नीचे ये r+1 का फैक्टोरियल आ रहा है, हम इसको भी ओपन करेंगे। पहले r+1 लिख दिया, इसमें से एक माइनस किया तो r बच गया, इसको लिख दिया और इसको इधर ही स्टॉप किया, साथ ये फैक्टोरियल का साइन आ गया। फिर n माइनस r का फैक्टोरियल आ रहा है, इसको लिख दिया और इक्वल वाली को सेम एज इट लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ऊपर ये n का फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल आउट हो गया। नीचे ये r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल इस r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल के साथ कैंसिल आउट हो गया। ऊपर 3 इंटू n+1 बच गया, इसको लिख दिया। नीचे r+1 बच गया, इसको लिख दिया। इक्वल में ऊपर 7 आ रहा है, 7 लिख दिया। r+1 डिवाइड हो रहा है, इक्वल के सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया है। उसके बाद फिर 3 को n से मल्टीप्लाई किया 3n, 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 7 को r से मल्टीप्लाई किया 7r, 7 को +1 से मल्टीप्लाई किया +7। अब इक्वेशन 1 हमारी ये थी कि n इक्वल था 3r के, तो अब हम यहाँ पे इस n की जगह पर n की वैल्यू है 3r, तो n की जगह पे हम 3r पुट कर देंगे। इस n की जगह पर ये 3r पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 3 को 3r से मल्टीप्लाई किया 9r, फिर ये 9r आ रहा है, इसको लिख दिया। प्लस का 7r इक्वल के सेकंड साइड पे आया -7r, इस साइड पे 7 बच गया, इसको लिख दिया और +3 इक्वल के सेकंड साइड पे गया -3। फिर 9r में से 7r को माइनस किया 2r, 7 में से 3 माइनस किया 4 बच गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया है। 4 को 2 पे डिवाइड किया, 2 आ गया। ये r की वैल्यू आ गई। अब n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस r की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारी ये थी n = 3r के। इस इक्वेशन 1 में इस r की जगह पर r की वैल्यू 2 आई है, ये 2 पुट कर दिया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गई, ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई है।
उसके बाद फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी स्मार्ट सिलेबस में स्किप हो चुका है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 है और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो है ये स्मार्ट सिलेबस में स्किप हो चुके हैं। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ वोवेल लेटर्स फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवेल हैं उनकी टोटल कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट है वो हमने फाइंड करना है। सबसे पहले लिख लिया टोटल इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश के जो टोटल अल्फाबेट्स होते हैं वो होते हैं 26, इक्वल में 26 लिख दिया। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ वोवेल्स। अब इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो वोवेल्स होते हैं वो ये होते हैं, ए होता है, ई, आई, ओ और यू, ये होते हैं वोवेल्स। अब ये टोटल हैं 1 2 3 4 5, तो इक्वल में 5 लिख दिया। अब हमने इन 5 लेटर्स की जो पॉसिबल अरेंजमेंट है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे एनसीआर का। एनसीआर का फार्मूला उस वक्त यूज करते हैं जब हम किस चीज की सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि टोटल इंग्लिश अल्फाबेट तो 26 है ना, उसमें से हमने 5 को सिलेक्ट कर लिया। इन 5 लेटर्स को सिलेक्ट करने के बाद हमने इनकी अरेंजमेंट फाइंड करनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एनसीआर का फार्मूला यूज किया है। और ये आप लोगों ने याद रखना है, किसी भी क्वेश्चन में अगर हम सिलेक्शन करेंगे किसी चीज की तो वहां पे हम एनसीआर का फार्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज हम एनपीआर का फार्मूला यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे टोटल इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स थे, उसमें से हमने 5 को सिलेक्ट कर लिया। अब ये जो 5 को सिलेक्ट किया है इनकी हमने अरेंजमेंट फाइंड करनी है। यहाँ पे हमने सिलेक्शन किया है, उसी वजह से यहाँ पे हम फार्मूला यूज कर रहे हैं एनसीआर का। और ये जो टोटल होते हैं ये हमारे पास एन की वैल्यू होती है, और जो हम सिलेक्शन करते हैं वो हमारे पास आर की वैल्यू होती है। एन की वैल्यू 26 है, एन की जगह पे 26 पुट कर दिया। आर की वैल्यू 5 है ना, तो आर की जगह पे 5 पुट कर दिया। फिर 26C5 हमारे पास इक्वल होता है, ऊपर 26 आ रहा है 26 का फैक्टोरियल, नीचे 5 आ रहा है 5 का फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में हम इस ऊपर वाली वैल्यूम से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके फिर हम फैक्टोरियल का साइन डालते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 26 में से 5 को माइनस किया, 21 आ गया है, और ये फैक्टोरियल का साइन आ रहा था, साथ ये फैक्टोरियल का साइन डाल दिया। ऊपर 26 नीचे 21 आ रहा है, तो हम 26 के फैक्टोरियल को 21 तक ओपन करेंगे। जब 26 का फैक्टोरियल ओपन किया, 26 से पहले 25 आता है ये लिख दिया, 25 से पहले 24, 23, 22, 21 पे इसको क्लोज कर दिया, साथ ये फैक्टोरियल का साइन आ गया। नीचे 5 का फैक्टोरियल और 21 का फैक्टोरियल आ रहा है ये लिख दिया। अब 21 का फैक्टोरियल 21 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया है। ऊपर 26, 25, 24, 23, 22 को मल्टीप्लाई किया ये आ गया है, और 5 का फैक्टोरियल आ गया 120। फिर ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड किया तो ये आ गया 65780, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है इन हाउ मैनी वेज 3 dishes of desi food and 2 dishes of Chinese food can be selected from 6 dishes of desi food and 8 dishes of Chinese food। यानी कि देसी फूड की 6 डिशेस दी हुई है और चाइनीज फूड की 8 डिशेस दी हुई है। हमने देसी फूड की 6 डिशेस में से 3 डिशेस को सिलेक्ट करना है, और चाइनीज फूड की जो टोटल 8 डिशेस दी हुई है उनमें से हमने 2 डिशेस को सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट करने की टोटल कितने नंबर ऑफ वे हैं, कितनी अरेंजमेंट है, वो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लिया नंबर ऑफ डिशेस ऑफ देसी फूड, यानी कि देसी फूड की टोटल कितनी डिशेस दी हुई है, 6 दी हुई हैं, इक्वल में 6 लिख दिया। फिर लिखा नंबर ऑफ डिशेस ऑफ चाइनीज फूड, चाइनीज फूड की टोटल 8 डिशेस दी हुई हैं, इक्वल में 8 लिख लिया। फिर नंबर ऑफ डिशेस ऑफ देसी फूड टू सिलेक्ट, यानी कि देसी फूड की कितनी डिशेस हमने सिलेक्ट करनी है, देसी फूड की जो डिशेस हमने सिलेक्ट करनी है वो है 3, इक्वल में 3 लिख दिया। फिर नंबर ऑफ डिशेस ऑफ चाइनीज फूड टू सिलेक्ट, चाइनीज फूड की जो डिशेस हमने सिलेक्ट करनी है वो 2 है, तो इक्वल में 2 लिख दिया। उसके बाद फिर लिखेंगे नंबर ऑफ वेज, क्योंकि हमने फाइंड करना है कि टोटल कितने वेज हैं इन डिशेस को सिलेक्ट करने के। अब अरेंजमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है एनपीआर का और एक होता है एनसीआर का।
एनसीआर का फार्मूला हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम किसी चीज की सिलेक्शन करते हैं। जैसा कि देसी फूड की 6 डिशेस दी हुई है, इसमें से हमने 3 को सिलेक्ट किया है, और चाइनीज फूड की 8 डिशेस दी हुई थी, उनमें से हमने 2 को सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे हमने सिलेक्शन किया है, तो सिलेक्शन के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं एनसीआर का, इसीलिए यहाँ पे हम एनसीआर का फार्मूला यूज करेंगे। जब एनसीआर का फार्मूला यूज करेंगे, ये जो एन होता है ये हमारे पास शो कर रहा होता है टोटल को, और आर शो कर रहा होता है जो हमने सिलेक्ट की होती है, यानी कि एनसीआर। अब इस एन की जगह पे टोटल देसी फूड की जो डिशेज है वो हमारे पास 6 है, तो इस एन की जगह पे 6 पुट कर दिया। इस आर की जगह पे हमने सेलेक्ट किया है 3 डिशेस को, तो इस आर की जगह पे 3 पुट कर दिया। फिर चाइनीज डिशेस टोटल 8 थी, एन की जगह पे 8 पुट कर दिया, और चाइनीज डिशेस में से हमने सेलेक्ट किया है 2 को, तो आर की जगह पे ये 2 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 6C3 को जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये आएगा 20, या फिर 6C3 को आप इस तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऊपर आएगा 6 का फैक्टोरियल, नीचे 3 आ रहा है 3 का फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में हम लिखते हैं ऊपर वाली वैल्यूम से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 - 3 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर 6 का फैक्टोरियल आ रहा है, 3 का फैक्टोरियल आ रहा है, इसको लिख दिया। 6 - 3 आ गया 3 का फैक्टोरियल। फिर 6 के फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेंगे 3 के फैक्टोरियल तक, 6 5 4, और फिर आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, और फिर नीचे आ रहा है ये 3 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे 3 2 1, और इस 3 के फैक्टोरियल को सेम एज इट लिख देंगे, तो 3 का फैक्टोरियल 3 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 इस 6 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 20 आ जाएगा। या आप लोग इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कैलकुलेटर पे, जब लिखेंगे 6C3 तो ये 20 आ जाएगा। इसी तरह से जब 8C2 को लिखेंगे 28 आ जाएगा। अगर इसे आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे 8C2 को, ऊपर आएगा 8 का फैक्टोरियल, नीचे 2 आ रहा है 2 का फैक्टोरियल, फिर 8 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप में 8 के फैक्टोरियल को 6 के फैक्टोरियल तक ओपन कर लेंगे, 8 × 7 × 6, 6 पे स्टॉप करेंगे 6 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल ओपन किया 2 × 1, 6 का फैक्टोरियल आ रहा है, इसको लिख दिया। 6 का फैक्टोरियल 6 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट, फिर ये 2 1 2 2 4 8 4 पे कैंसिल आउट, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आ गया। फिर 20 को 28 से मल्टीप्लाई किया 560 आ गया है, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम अ स्टैंडर्ड ऑफ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, यानी कि 52 टोटल कार्ड्स हैं, देयर आर 26 ब्लैक कार्ड एंड 26 रेड, यानी कि इन 52 में से 26 कार्ड जो हैं वो ब्लैक हैं और बाकी 26 कार्ड जो हैं वो रेड हैं। हाउ मैनी डिफरेंट वेज 8 कार्ड बी सिलेक्ट, यानी कि इनमें से हमने 8 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है, और इन 8 कार्ड्स को सिलेक्ट करने के कितने डिफरेंट वेज हैं। इफ 3 आर ब्लैक एंड रिमेनिंग 5 आर रेड, और हमने जो 8 कार्ड सिलेक्ट करने हैं उसमें 3 ब्लैक होने चाहिए और 5 कार्ड जो हैं वो रेड होंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने लिख लिया नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड 26 है, 26 लिख दिया। फिर नंबर ऑफ रेड कार्ड भी 26 है, इक्वल में 26 लिख दिया। फिर नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स टू सिलेक्ट, ब्लैक कार्ड हमने कितने सिलेक्ट करने हैं, 3 सिलेक्ट करने हैं, इक्वल में 3 लिख दिया। फिर नंबर ऑफ रेड कार्ड्स टू सिलेक्ट, रेड कार्ड जो है वो 5 सिलेक्ट करने हैं, इक्वल में 5 लिख दिया। हमने यहाँ पे फाइंड करना है नंबर ऑफ वेज, यानी कि इन 8 कार्ड्स को सिलेक्ट करने के कितने डिफरेंट नंबर ऑफ वेज है वो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। अब नंबर ऑफ वेज फाइंड करने के 2 फार्मूले होते हैं, एक है NPR, एक है NCR। हम NCR का फार्मूला उस वक्त यूज करते हैं जब हम सिलेक्शन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है ना 8 कार्ड्स को सिलेक्ट करने के कितने डिफरेंट नंबर ऑफ वेज हैं। यहाँ पे हमने सिलेक्शन किया ना 8 कार्ड्स की, सिलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं NCR का फार्मूला। तो यह NCR में N टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और R हमारे पास सिलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस N की जगह पे टोटल 26 कार्ड है, इस N की जगह पे 26 पुट कर दिया, R की जगह पे
टोटल 26 ब्लैक कार्ड में से हमने सिलेक्ट किए हैं 3 कार्ड्स, तो इस आर की जगह पे 3 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई, फिर रेड भी 26 कार्ड है टोटल, इस एन की जगह पे 26 पुट कर दिया, इस आर की जगह पे रेड कार्ड हमने सिलेक्ट किए हैं 5, तो इस आर की जगह पे 5 पुट कर दिया। फिर 26C3 इसे कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इसका आंसर आया 2600। फिर 26C5 को कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 65780। या फिर आप इन्हें इस तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 26C3 को इस तरह लिख सकते हैं, ऊपर 26 का फैक्टोरियल, नीचे 3 आ रहा है 3 का फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में 26 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23 का फैक्टोरियल। और जब इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2600। इसी तरह से जब इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 65780। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये इसका आंसर आ गया 1710280000। क्वेश्चन नंबर 10, अ बैग कंटेन्स 8 रेड बाल्स एंड 7 ग्रीन बाल्स। यानी कि एक बैग है जिसमें टोटल 8 रेड बाल्स हैं और 7 ग्रीन बाल्स हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। हमने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज फाइंड करने हैं इन विच बाल्स आर सिलेक्ट, जिसमें हमने बाल्स को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट पार्ट में जो हमने बाल्स को सिलेक्ट करना है 3 रेड और 2 ग्रीन, यानी कि 3 हमने रेड बाल सिलेक्ट करनी है और 2 ग्रीन सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ रेड बाल्स। रेड बाल्स हमारे पास दी हुई है 8 लिख दिया। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ ग्रीन बाल्स। ग्रीन बाल हमारे पास 7 दी हुई है, 7 लिख दिया। अब फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो हमने सेलेक्ट करना है वो 3 रेड बाल है और 2 ग्रीन बाल है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज फाइंड करने के लिए हम NCR का फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि टोटल 8 बाल्स है ना। फर्स्ट पार्ट में हमने 8 रेड बाल्स में से 3 रेड बाल्स को सिलेक्ट किया, ग्रीन बाल है 7 टोटल, 7 में से हमने 2 को सिलेक्ट किया है। जहां पर भी हम सिलेक्शन करते हैं वहां पे हम फार्मूला यूज करते हैं NCR का। अब इस NCR के फार्मूले में N की जगह पे हम पुट करते हैं टोटल रेड बाल्स हैं 8, तो इस N की जगह पे 8 पुट कर दिया। और R की जगह पे जो हमने सिलेक्ट की होती हैं, अब हमने रेड 3 सिलेक्ट किया है ना, तो यहाँ पे 3 आ गया है। फिर इस N की जगह पे ग्रीन बाल थी टोटल 7, तो N की जगह पे 7 आ गया है। और ग्रीन बाल हमने सिलेक्ट किए हैं 2, तो इस R की जगह पे 2 आ गया है। 8C3 का आंसर आया 56। जब आप लोग कैलकुलेटर पे 7C2 लिखेंगे तो ये आएगा 21। या फिर आप इसे इस तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 8C3 को ऊपर 8 आ रहा है तो ऊपर 8 का फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे 3 आ रहा है 3 का फैक्टोरियल, ब्रैकेट में इस 8 में से 3 को माइनस करेंगे 5 आएगा तो ये 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा, मल्टीप्लाई ऊपर 7 आ रहा है 7 का फैक्टोरियल, नीचे 2 आ रहा है 2 का फैक्टोरियल, और फिर 7 में से 2 माइनस किया तो ये 5 का फैक्टोरियल। जब इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 56, और जब इस सारे को सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आया 21। 56 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 1176 आ गया है, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में 1 रेड बाल सेलेक्ट करनी है और हमने 4 ग्रीन बाल सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले लिख लिया नंबर ऑफ रेड बॉल्स 8 है। ये गिवन दिया हुआ था ना कि एक बैग है जिसमें टोटल 8 रेड बाल्स और 7 ग्रीन बाल्स हैं, इसलिए यहाँ पर ये लिख दिया। नंबर ऑफ रेड बाल्स 8 हैं और जो ग्रीन बाल्स हैं वो 7 हैं। उसके बाद फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फेज हैं। रेड बाल टोटल 8 है, 8 में से 1 सेलेक्ट की है तो ये लिख दिया 8C1। ग्रीन बाल टोटल 7 है, 7 में से हमने 4 सेलेक्ट किया है तो ये लिख दिया 7C4। 8C1 का आंसर 8 आ गया है, 7C4 का आंसर 35। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 280 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट है, इसमें हमने 4 रेड बाल सेलेक्ट करनी है और 1 ग्रीन। तो सबसे पहले लिख लिया नंबर ऑफ रेड बॉल्स 8 थी 8 लिख दिया, ग्रीन बॉल 7 थी 7 लिख दिया। फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, अब रेड बाल है 8 में से हमने सेलेक्ट किए हैं 4, तो यहाँ पे आ गया 8C4। ग्रीन बाल 7 है, 7 में से हमने सेलेक्ट किया है 1, 7 में से 1 सेलेक्ट की तो यहाँ पे आ गया 7C1। 8C4 का आंसर 70, 7C1 का आंसर 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 490, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर इसका फोर्थ पार्ट है,
इसमें है कि ऑल द रेड बाल्स, यानी कि हमने जो टोटल बाल सेलेक्ट करनी है वो तमाम की तमाम रेड होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये लिख दिया नंबर ऑफ रेड बॉल्स 8 हैं। अब हमने बाल सेलेक्ट कितनी करनी है। अगर इस क्वेश्चन के चारों पार्ट में देखें, फर्स्ट पार्ट में हमने 3 रेड और 2 ग्रीन सेलेक्ट की थी, टोटल कितनी बन रही थी 3 + 2 5। सेकेंड पार्ट में हमने 1 रेड और 4 ग्रीन की थी, यानी कि जब इन दोनों को ऐड करें तो टोटल हमने 5 बॉल सेलेक्ट की थी। थर्ड पार्ट में 4 रेड 1 ग्रीन थी, टोटल कितनी बन रही है 4 + 1 5। तो इसमें भी हम 5 बॉल्स को ही सिलेक्ट करेंगे, इसीलिए यहाँ पर ये लिख लिया नंबर ऑफ रेड बॉल्स टू सिलेक्ट इज इक्वल टू 5। अब हमने 8 में से 5 सिलेक्ट की है तो ये आ गया 8C5। जब 8C5 को कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये 56 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मैनी डायगोनल्स एंड ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन हैविंग 15 साइड्स। यानी कि एक पॉलीगॉन है जिसकी 15 साइड्स हैं, उसके वर्टिसेस को ज्वाइन करके टोटल कितने डायगोनल्स और कितनी ट्राइंगल्स बन सकती है वो हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लिया नंबर ऑफ साइड, 15 साइड है तो 15 लिख दिया। उसके बाद है नंबर ऑफ वर्टिसेस। अब किसी भी क्लोज पॉलीगॉन में जितनी साइड होती हैं उतनी उसमें वर्टिसेस होते हैं। जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है, इसमें 1 2 3 4 साइड्स दी हुई है ना। अगर हम इसमें वर्टिसेस काउंट करें 1 2 3 4, तो इसमें वर्टिसेस भी 4 है। और साइड काउंट करें तो 1 2 3 4, यानी कि किसी भी क्लोज पॉलीगॉन में जितनी साइड्स होंगी उतने ही वर्टिसेस होते हैं। 15 साइड है तो वर्टिसेस भी 15 होंगे। फिर है नंबर ऑफ डायगोनल। सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट फाइंड करेंगे। अब लाइन सेगमेंट कब बनती है हमारे पास, जब हम किसी 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं। जैसे कि एक ये वर्टेक्स दिया हुआ है और एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है। अगर हम इन 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बन गई। अब ये लाइन सेगमेंट बनी ना इन 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करने पे, तो ये लिख दिया बाय ज्वाइनिंग 2 वर्टिसेस वी गेट अ लाइन सेगमेंट, यानी कि 2 वर्टिसेस को ज्वाइन किया तो एक लाइन सेगमेंट बन गई। फिर नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट फाइंड करने का फार्मूला है, टोटल तो 15 वर्टिसेस है ना हमारे पास, ये 15 में से कितने वर्टिसेस को मैंने ज्वाइन किया ये लाइन सेगमेंट बनी इन 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करने पे, यानी कि टोटल 15 है। 15 में से जब हम किसी भी 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास इस तरह की एक लाइन सेगमेंट बनेगी। 15 में से 2 को ज्वाइन किया, यानी कि हमने 2 को सिलेक्ट किया। फिर NCR का फार्मूले में इस N की जगह पे 15 वर्टिसेस हैं, 15 पुट कर दिया। R की जगह पे 2 सिलेक्ट किए हैं, 2 पुट कर दिया। और यहाँ पे हमने NCR का फार्मूला इसलिए यूज किया है क्योंकि हमने यहाँ पे 2 वर्टिसेस की सिलेक्शन की है। किसी भी जगह पे सिलेक्शन हो तो वहां पे हम NCR का फार्मूला यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जब आप लोग 15C2 को कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 105। अब हमने फाइंड करने ना नंबर ऑफ डायगोनल, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट है 105, इसको लिख दिया और इसमें से हम 15 को माइनस कर देंगे, 90 आ गई थी हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल आ गए। उसके बाद हमने ये भी फाइंड करना था कि टोटल कितनी ट्राइंगल्स बन सकती है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। अब ये जो ट्राइंगल हमारे पास बनती है, ट्राइंगल उस वक्त बनती है जब हम 3 वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं। जैसे कि अगर 1 2 ये 3 वर्टिसेस हैं, अगर इन 3 वर्टिसेस को आपस में इस तरह से ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई। यानी कि ये ट्राइंगल बनी है 1 2 3, 3 वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन करने पे। अब टोटल वर्टिसेस तो हमारे पास 15 थे, 15 में से कितने ज्वाइन किए 3, यानी कि 3 को हमने सिलेक्ट किया। यहाँ पे सिलेक्शन हुई है तो फिर यहाँ पे फार्मूला यूज होगा NCR का। N की जगह पे हमेशा हम पुट करते हैं टोटल। टोटल हमारे पास है 15 वर्टिसेस, तो इस N की जगह पे 15 पुट कर दिया। सिलेक्ट कितने किए हैं 1 2 3, 3 सिलेक्ट हुए हैं। R की जगह पे ये 3 पुट कर दिया। 15C3 का आंसर आ गया 455। तो हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगी वो 455 होंगी। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इफ द नंबर ऑफ इट्स डायगोनल इज 104। यानी कि एक पॉलीगॉन है, उसके जो नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं वो 104 हैं
और हमने उस पॉलीगॉन की जो नंबर ऑफ साइड्स यानी कि जितनी उसकी टोटल साइड्स हैं वो फाइंड करनी है। सोल्यूशन में सबसे पहले लिख लिया नंबर ऑफ डायगोनल्स 104 दिए हुए, ये लिख लिया। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स हमने फाइंड करनी है तो सिलेक्ट कर लिया कि इक्वल है n की। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ वर्टिसेस, किसी भी पॉलीगॉन में जितनी साइड्स होती हैं उतनी उसमें वर्टिसेस होते हैं, n साइड है तो इसमें वर्टिसेस भी n होंगे, इसलिए इक्वल में n लिख लिया। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट हमारे पास उस वक्त बनती है जब हम अगर दो वर्टिसेस को ज्वाइन करें। जैसे वर्टिसेस दिए हुए हैं ना, अगर हमने इन दो वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बन गई। यानी कि लाइन सेगमेंट हमारे पास उस वक्त बनती है जब हम टू वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं। तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट फाइंड करने का फार्मूला होता है टोटल n साइड है, हमने 2 को सिलेक्ट किया है ना, 2 को ज्वाइन किया तब हमारे पास लाइन सेगमेंट बन रहा है। तो टोटल n साइड्स है, ऊपर n लिख लिया और 2 वर्टिसेस यूज हुए यानी कि 2 को हमने सिलेक्ट किया है तो r की जगह पे 2 लिख दिया। लाइन सेगमेंट हमारे पास आ गया NC2। उसके बाद फिर NC2 का फार्मूला होता है ऊपर n आ रहा है n का फैक्टोरियल, नीचे 2 आ रहा है 2 का फैक्टोरियल, ब्रैकेट में इस n में से 2 को माइनस किया और फिर ये फैक्टोरियल का साइन डाल दिया। उसके बाद ऊपर n फैक्टोरियल आ रहा है उसको ओपन कर लेंगे। सबसे पहले n में से एक माइनस किया n-1, n-1 में से एक माइनस किया तो n-2 आ गया। इसको इधर स्टॉप कर दिया तो ये फैक्टोरियल का साइन आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में n-2 का फैक्टोरियल n-2 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया है। n को हम इस n से मल्टीप्लाई करेंगे n² माइनस n को जब इस -1 से मल्टीप्लाई किया तो -n और नीचे 2 का फैक्टोरियल आ गया 2। उसके बाद फिर नंबर ऑफ डायगोनल का फार्मूला होता है नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट -n। इस नंबर ऑफ डायगोनल की जगह पे नंबर ऑफ डायगोनल दिए हुए 104 तो इसकी जगह पे 104 पुट कर दिया। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट की जगह पे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट हमारे पास आया n² - n/2 ये पुट कर दिया और इस -n की जगह पे -n पुट कर दिया। उसके बाद फिर हम इसका एलसीएम लेंगे। 2 n के वर्ग में 1 आ रहा है, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। 1 को n² - n से मल्टीप्लाई किया n² - n, 2 को इस -n से मल्टीप्लाई किया -2n आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 डिवाइड हो रहा है सेकंड साइड पे 104 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ गया है 104 × 2 इक्वल में ये बच गया n² माइनस -n और -2n आ गया -3n। 104 को 2 से मल्टीप्लाई किया 208 इक्वल में आ रहा है n² - 3n। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में n² - 3n प्लस का 208 सेकेंड साइड पे गया -208 और इक्वल में इस साइड पे 0 बच गया। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, हम इसके फैक्टर बनाएंगे। n² फैक्टर बनाने के लिए n² का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म है -208। 1 को -208 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -208। हम इस -3n की जगह पे वो दो नंबर पुट करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे -208 आ जाए प्लस या माइनस करने पर -3n आ जाए। जब हम -16 को मल्टीप्लाई करेंगे +13 के साथ तो -208 आएगा। -16 + 13 -3n आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में n² - 3n की जगह पे ये पुट कर दिया -16n और प्लस का 13n। फिर आ रहा है -208, इसको लिख दिया। इन दोनों में से n कॉमन आ रहा है, n कॉमन ले लिया, n² में से n कॉमन लिया n बच गया -16n में से जब n कॉमन लिया तो ये 16 बच गया प्लस यहाँ से सिर्फ 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन लिया n बच गया है और -16 आ गया कि 13 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 13n, 13 को -16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -208 आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ से n-16 दोनों में कॉमन आ रहा है, n-16 कॉमन ले लिया, यहाँ से n बच गया प्लस और यहाँ से ये 13 बच गया इक्वल में 0 आ रहा है, इसको लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस n-16 को भी 0 के इक्वल लिख लिया, ये n + 13 है इसको भी 0 के इक्वल लिख दिया।
n प्लस 13 सेकेंड साइड पे गया -13। अब ये -13 है, ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग नहीं करता, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं और नेचुरल नंबर का सेट शुरू हो रहा होता है 1 से, 1 2 3 से अप टू 1 चलता जा रहा होता है हमारे पास। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होता, ये हमारे पास -13 आ गया। तो ये जो आंसर आया इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। फिर n इज इक्वल टू -16 सेकेंड साइड पे गया +16, ये n की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 15 पॉइंट 6 ऑफ विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। यानी कि टोटल 15 पॉइंट्स हैं, जिनमें से 6 पॉइंट्स जो हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे टोटल कितनी ट्राइंगल बन सकती है वो हमने फाइंड करना है। सबसे पहले लिखा टोटल पॉइंट्स 15 है, 15 लिख दिया। लेकिन इन 15 में से 6 पॉइंट जो वो एक ही लाइन पे है। जैसे अगर ये एक लाइन है ना, एक पॉइंट ये है, फिर दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि 15 में से 6 पॉइंट तो एक सेम स्ट्रेट लाइन पे है, और जो बाकी पॉइंट्स है वो लाइन से ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। वो पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। अब 6 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स हमारे पास है 6। उसके बाद है कोलिनियर पॉइंट्स कैन नॉट मेक अ ट्राइंगल, यानी कि जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं जब हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ट्राइंगल नहीं बनेगी। जैसे इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया तो ट्राइंगल नहीं बन रही। ट्राइंगल उस वक्त बनती है जब हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। जैसे ये पॉइंट, ये वाले पॉइंट जो इस लाइन पे नहीं आ रहे, अगर हम इन 3 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें, 1 2 3 इनको ज्वाइन किया तो हमारे पास ट्राइंगल बन गई। ट्राइंगल हमेशा उस वक्त बनती है जब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है। ये लिख दिया, बट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल बनाने के लिए हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स रिक्वायर होते हैं। फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे, टोटल पॉइंट 15 है, 15 लिख दिया। और कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं ट्राइंगल बनाने के लिए, 3 चाहिए होते हैं, 3 लिख दिया। यानी कि टोटल 15 है, 15 में से हमें 3 चाहिए होते हैं, तो 3 लिख दिया। माइनस, अब कोलिनियर पॉइंट्स कितने हैं, 6 हैं, 6 लिख दिया। और हमें ट्राइंगल बनाने के लिए चाहिए होते हैं 3 पॉइंट्स, तो ये 3 लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में जब 15C3 को कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इसका आंसर आया 455, और जब 6C3 को लिखेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 20। 455 में 20 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 435। तो टोटल 435 ट्राइंगल्स जो होंगी वो बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 14, द मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। यानी कि एक क्लब है, उसके मेंबर्स में 10 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ 6 बॉयज एंड 3 गर्ल्स फॉर्म। यानी कि टोटल कितने नंबर ऑफ वेज हैं एक कमेटी बनानी है जिसमें 6 बॉयज हों और 3 गर्ल्स हों, ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले लिख लिया नंबर ऑफ बॉयज, टोटल बॉयज हैं 10 लिख दिया। फिर लिखा नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल गर्ल्स हैं 8 लिख दिया। फिर उसके बाद नंबर ऑफ बॉयज टू सिलेक्ट एंड नंबर ऑफ गर्ल्स टू सिलेक्ट। कमेटी बनाने के लिए 10 में से हमने 6 बॉयज को सिलेक्ट करना है, तो बॉयज टू सिलेक्ट 6 लिख दिया। और 8 गर्ल्स में से हमने 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स टू सिलेक्ट के इक्वल में 3 लिख दिया। अब हमने फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वेज। अब नंबर ऑफ वेज फाइंड करने का एक फार्मूला होता है एनपीआर, एक होता है एनसीआर। एनसीआर हम उस वक्त यूज करते हैं जहाँ पे हम सिलेक्शन करते हैं। जैसे कि 10 बॉयज में से हमने 6 बॉयज को सिलेक्ट कर लिया ना, तो यहाँ पे सिलेक्शन हुई है। सिलेक्शन के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे एनसीआर का। एन इसमें टोटल होता है, आर जो हमने सिलेक्ट किए होते हैं। टोटल बॉयज है 10, सिलेक्ट किए हैं 6, एन की जगह पे 10 पुट कर दिया, आर की जगह पे 6 सिलेक्ट किए हैं, 6 पुट कर दिया। टोटल गर्ल्स 8 हैं, सिलेक्ट किए 3, एन की जगह पे 8 पुट कर दिया, आर की जगह पे 3 पुट कर दिया। 10C6 को जब कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 210। 8C3 को कैलकुलेटर पे लिखा तो इसका आंसर आया 56। या फिर आप इसे ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 10C6 को ऊपर 10 का फैक्टोरियल लिख लेंगे, नीचे 6 आ रहा है 6 का फैक्टोरियल,
और फिर ब्रैकेट में 10 में से 6 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 4 का फैक्टोरियल। और जब इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 210। इसी तरह से 8C3 का आंसर आ जाएगा 56। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 11,760। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी कमेटीज ऑफ 7 मेंबर्स कैन बी चूज फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 पर्सन व्हेन ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड 2 पार्टिकुलर पर्सन। यानी कि टोटल 10 पर्सन है जिनमें से हमने 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है और हर कमेटी में 2 पार्टिकुलर पर्सन होने चाहिए। तो टोटल हम कितनी कमेटीज बना सकते हैं ये हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। सबसे पहले लिखेंगे एज ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड 2 पार्टिकुलर पर्सन, यानी कि हर कमेटी में 2 पार्टिकुलर पर्सन होने चाहिए। अब कमेटी के जो टोटल मेंबर हैं वो तो हमारे पास 7 होंगे ना, 7 में से 2 तो पार्टिकुलर यानी कि 2 फिक्स हो गए, बाकी बच गए हैं 5। अब 10 में से जब हम 2 फिक्स कर देंगे तो हमारे पास 8% बच जाएंगे ना। अब 8 में से हमने कितने सिलेक्ट करने हैं 5। फिर लिखेंगे एज 5 रिमेनिंग मेंबर्स आर सिलेक्ट आउट ऑफ 8, यानी कि 8 में से अब हम 5 को सिलेक्ट करेंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे एनसीआर का, क्योंकि यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे ना। 8 में से अब हमने 5 को सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन के लिए एनसीआर का फार्मूला यूज करते हैं। एन की जगह पे हम पुट करते हैं टोटल। अब टोटल 8 बचे हुए तो एन की जगह पे 8 आ गया। 8 में से हमने सिलेक्ट कितने करने हैं 5, तो आर की जगह पे ये 5 पुट कर दिया। या फिर 8C5 को कैलकुलेटर पे लिखेंगे 56 आएगा, या फिर 8C5 को इस तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऊपर 8 आ रहा है 8 का फैक्टोरियल, नीचे 5 आ रहा है 5 का फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में 8 में से 5 को माइनस करेंगे और फिर ये इसका फैक्टोरियल। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर भी इसका आंसर 56 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हमारे पास होंगे वो 56 होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड ऑफ 17 प्लेयर्स, हाउ मेनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पार्टिकुलर प्लेयर। यानी कि टोटल 17 प्लेयर्स हैं, इनमें से हमने क्रिकेट की टीम सेलेक्ट करनी है और क्रिकेट की टीम में टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं, यानी कि 17 प्लेयर्स में से हमने 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। अब इन 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करने के टोटल कितने नंबर ऑफ वेज हैं वो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। सबसे पहले लिखेंगे टोटल प्लेयर्स, 17 दिए हमें, इक्वल में 17 लिख लिया। फिर नंबर ऑफ प्लेयर्स टू बी सिलेक्ट, यानी कि हमने कितने प्लेयर सिलेक्ट करने हैं 11, तो इक्वल में 11 लिख लिया। अब नंबर ऑफ वेज फाइंड करने का एक फार्मूला होता है एनपीआर और एक होता है एनसीआर। एनसीआर वाला फार्मूला हम उस वक्त यूज करते हैं जहां पे हमने सिलेक्शन करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे 17 प्लेयर्स हैं, यहाँ पे हमने 11 की सिलेक्शन करनी है, यानी कि हमने 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन के लिए हमेशा एनसीआर का फार्मूला यूज होता है। इसमें एन की जगह पे हम पुट करते हैं टोटल और आर की जगह पे जो हमने सिलेक्ट किया होता है। टोटल प्लेयर 17 हैं, एन की जगह पे 17 पुट कर दिया, 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया है, आर की जगह पे 11 आ गया। 17C11 को कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 12376। या फिर अगर आप लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर 17 आ रहा है 17 का फैक्टोरियल, नीचे 11 आ रहा है 11 का फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में आएगा 17 माइनस 11 का फैक्टोरियल। जब इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो भी इसका आंसर यही आएगा 12,376। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी स्मार्ट सिलेबस में स्किप हो चुका है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी स्मार्ट सिलेबस के अंदर स्किप हो चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर अ क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम दैट जनरेट अ 8 character password. Each character in the password can either a lowercase a to f or digit 0 to 5. How many password can be generated if each password must contain exactly 5 lowercase letter and 3 digits? यानी कि एक क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम है जो कि 8 कैरेक्टर्स का एक पासवर्ड जनरेट कर रहा है। अब उसमें लोअर केस वो यूज़ करेगा ए से लेके एफ तक, और डिजिट उसने यूज़ करनी है 0 से 5 तक। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अब वो जो 8 कैरेक्टर पासवर्ड है उसमें वो 5 लोअर केस लेटर यूज़ करेगा, 3 डिजिट्स यूज़ करेगा।
तो टोटल कितने वेज हैं पासवर्ड को जनरेट करने के, वो हमने फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में व्हेन रेपिटेशन अलाउ, सेकंड पार्ट में व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउ। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने टोटल लेटर लिख लेने हैं, इनके टोटल लेटर कितने हैं। अब लोअर केस लेटर ना ए से लेके एफ तक, ए से एफ तक अगर हम काउंट करें, पहले ए, फिर बी, सी, डी, ई, एफ। अब ये टोटल बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 लेटर बन रहे हैं। तो ये लिख लिया, जो लोअर केस में टोटल लेटर हैं वो 6 है। फिर लिखेंगे टोटल डिजिट 0 से 5 तक है, 0 1 2 3 4 5। अब ये डिजिट्स हैं, फिर इनको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, टोटल डिजिट भी 6 बन रहे हैं। तो लिख लिया टोटल डिजिट इज इक्वल टू 6। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर टू यूज़, यानी कि उसने जो लोअर केस लेटर यूज़ करने हैं वो 5 यूज़ करने हैं, इक्वल में 5 लिख लिया। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी यूज़। अब जो उसने डिजिट्स यूज़ करने हैं वो 3 डिजिट्स करने हैं, क्योंकि उसने 8 कैरेक्टर का पासवर्ड जनरेट करना है ना, तो वो 5 लोअर केस लेटर और 3 डिजिट्स यूज़ कर रहा है। तो ये लिख दिया, जो लेटर यूज़ करेगा 5 और जो उसने डिजिट्स यूज़ करने हैं वो 3। उसके बाद फिर फर्स्ट पार्ट में व्हेन रेपिटेशन अलाउ, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर द पोजीशन ऑफ 5 लेटर्स। अब हमने जो पासवर्ड बनाना है वो है 8 कैरेक्टर, जिनके टोटल 8 कैरेक्टर हैं, लेकिन हमने जो लोअर केस लेटर यूज़ करने हैं वो 5 यूज़ करने हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे NCR का। N की जगह पे टोटल कैरेक्टर है 8 पुट कर दिया। R की जगह पे हमने जो लोअर केस लेटर सेलेक्ट किए हैं वो हमने 5 सेलेक्ट किए हैं, तो इस R की जगह पे 5 पुट कर दिया। NCR का फार्मूला इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन हुई है 5 लेटर्स की। 8C5 का आंसर आ गया 56। और यहाँ पे रेपिटेशन अलाउ है। उसके बाद फिर हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 लेटर्स। अब टोटल लेटर हैं 6 और हमने यूज़ कितने लेटर किए हैं 5, तो 6 की पावर में 5 लिख दिया। उसके बाद फिर हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 डिजिट्स। टोटल डिजिट 6 हैं और हमने डिजिट यूज़ कितने किए हैं 3, तो यहाँ पे 6 की पावर में 3 लिख दिया। फिर लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट। इसके लिए जो टोटल ऑप्शंस आए हैं 56, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 लेटर्स की अरेंजमेंट और 3 डिजिट्स की जो अरेंजमेंट आई है उसके साथ, तो 56 लिख दिया, 6 की पावर 5 और 6 की पावर 3 लिख दिया। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया ये इसका आंसर आ गया 94066496। फिर सेकंड पार्ट में व्हेन रेपिटेशन नॉट अलाउ, सबसे पहले तो हमने नंबर ऑफ चॉइसेस फाइंड करनी है फॉर द पोजीशन ऑफ 5 लेटर्स। जैसे यहाँ पे फाइंड की थी सेम एज इट यहाँ पे फाइंड कर लेंगे कि हमने जो पासवर्ड बनाना है वो 8 कैरेक्टर है और लेटर जो हम यूज़ करेंगे टोटल वो 5 है, यानी कि 5 लेटर सेलेक्ट किए हुए हैं, तो 8C5 ये 56 आ गया। उसके बाद फिर फाइंड करेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 लेटर्स, जैसे यहाँ पे फाइंड की थी, लेकिन वहाँ पे रेपिटेशन हमारे पास अलाउ थी, यानी कि रिपीट हो सकते थे। यहाँ पे रेपिटेशन अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे परमुटेशन को। अब टोटल लेटर जो हमारे पास हैं वो है 6 और हमने लेटर यूज़ कितने किए हैं 5, तो यहाँ पे NPR का फार्मूला जब यूज़ करेंगे N की जगह पे टोटल लेटर 6 है ये पुट कर दिया, R की जगह पे 5 लेटर यूज़ हो रहे हैं ये पुट कर दिया। 6P5 का आंसर आ गया 720। उसके बाद हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 डिजिट्स। अब टोटल डिजिट हमारे पास है 6, हमने यूज़ किए हैं 3, तो इस NPR के फार्मूले में N की जगह पे 6 और R की जगह पे 3 आ गया। 6P3 का आंसर आ गया 120। उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट के लिए जो 5 लेटर्स की जो चॉइसेस हैं 56, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 लेटर्स की अरेंजमेंट और 3 डिजिट्स की अरेंजमेंट के साथ। 56 लिख दिया, 720 120 आया, इसको लिख दिया। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 4838400, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, फर्स्ट टीचर ने 10 डिस्टिंक्ट नेशनल सॉन्ग्स की लिस्ट कंपाइज की है, यानी कि फर्स्ट टीचर ने जो एक लिस्ट बनाई है उसमें 10 डिस्टिंक्ट सॉन्ग्स हैं। फिर सेकंड टीचर ने भी 10 ही डिफरेंट सॉन्ग्स की लिस्ट बनाई है, और जो सेकंड टीचर ने जो लिस्ट बनाई है वो फर्स्ट टीचर से डिफरेंट है। फिर द प्रिंसिपल नीड टू सिलेक्ट 3 सॉन्ग्स फ्रॉम टीचर 1 एंड टीचर 2
यानी कि अब प्रिंसिपल ने 3 सॉन्ग सिलेक्ट करने हैं फर्स्ट टीचर की लिस्ट में से भी और सेकंड टीचर की लिस्ट में से भी। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है द ऑर्डर आर सीक्वेंस ऑफ सिलेक्टेड सॉन्ग इज इम्पोर्टेंट, और सेकंड पार्ट में कि ऑर्डर आर सीक्वेंस ऑफ सिलेक्टेड सॉन्ग इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये हमने फाइंड करना है। उसके बाद सोल्यूशन में फर्स्ट टीचर ने टोटल जो लिस्ट बनाई थी सॉन्ग्स की वो 10 थे, टोटल सॉन्ग्स के इक्वल में 10 लिख दिया, और प्रिंसिपल ने जो सिलेक्ट करने हैं वो 3 करनी है, नंबर ऑफ सॉन्ग्स टू बी सिलेक्ट 3 सिलेक्ट करने इक्वल में 3 लिख दिया। फिर लिखा सेकंड टीचर, उसने लिस्ट बनाई थी उसमें भी टोटल 10 सॉन्ग्स थे और प्रिंसिपल ने जो सिलेक्ट करने हैं वो 3 है तो इक्वल में 3 लिख दिया। सबसे पहले हमने फाइंड करना है ऑर्डर या सीक्वेंस जो जिसमें सॉन्ग्स को जो सिलेक्ट करना है वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि फर्स्ट पार्ट में जो उसने सिलेक्शन करनी है उसमें ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो व्हेन द ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ सिलेक्टेड सॉन्ग इज इम्पोर्टेंट, जब ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है तो वहां पे हम यूज करते हैं परमुटेशन को, यानी कि एनपीआर को। यहाँ पे हम यूज करेंगे एनपीआर का फार्मूला। फर्स्ट टीचर ने जो लिस्ट बनाई थी उसमें टोटल 10 सॉन्ग्स थी और उनमें जो सिलेक्ट होंगे सॉन्ग्स वो टोटल 3 होंगे, यानी कि 10 में से 3 को सिलेक्ट किया जाएगा, तो एन की जगह पे 10 पुट कर दिया, इस आर की जगह पे 3 पुट कर दिया। फिर जो सेकंड टीचर है उसकी लिस्ट में भी 10 है और सिलेक्ट 3 होंगे, तो एन की जगह पे 10 और आर की जगह पे 3 पुट कर दिया। 10 पे 3 का आंसर आ गया 720 और इस 10 पे 3 का आंसर भी 720। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये इसका आंसर आ गया 518400। फिर सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है व्हेन द ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ सिलेक्टेड सॉन्ग इज नॉट इम्पोर्टेंट, यानी कि उसने जो सिलेक्शन करनी है अगर उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट ना हो, जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता फिर वहां पे हम यूज करते हैं एनसीआर को। अब एनसीआर में एन की जगह पे टोटल और आर की जगह पे जो सिलेक्शन है, फर्स्ट टीचर के टोटल 10 सॉन्ग्स थे लिस्ट में, 3 को सिलेक्ट किया तो एन की जगह पे 10 और आर की जगह पे 3 पुट कर देंगे, ये 10 और 3 पुट कर दिया। सेकंड टीचर के भी लिस्ट में 10 सॉन्ग्स थे उसमें से भी प्रिंसिपल ने 3 को सिलेक्ट किया, तो एन की जगह पे 10 और आर की जगह पे 3 पुट कर दिया। 10C3 का आंसर 120 और 10C3 का आंसर 120। 120 को 120 से मल्टीप्लाई किया तो ये इसका आंसर आ गया 14,400।